प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। पहलगाम वाक़े को 7 दिन गुजर गए, लेकिन पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने के बावजूद भारत ने अभी तक कोई सबूत पाकिस्तान को नहीं दिया। पाकिस्तान तो क्या, दुनिया के सामने भी नहीं रखा। दुनिया तो क्या, अपने मीडिया के सामने भी नहीं रखा कि पाकिस्तान किस तरह से पहलगाम वाक़े में इन्वॉल्व था या पाकिस्तान की किस तरह से इसमें मुदाखलत हुई है। लेकिन दूसरी तरफ आज पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के जिसमें भारतीय इन्वॉल्वमेंट है उसके सबूत दुनिया के सामने रखे हैं। अब से कुछ देर पहले DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में इंडियन फौज के जो सर्विंग ऑफिसर्स हैं वो किस तरह से इन्वॉल्व हैं और किस तरह वो दहशतगर्दों के साथ हैं। मेरे साथ अतर काज़मी साहब मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया काज़मी साहब, आपको खुशामदीद। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बेर साहब बहुत शुक्रिया, आपको खुशामदीद। डॉक्टर हुमा बुकाई साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, मैं आप ही से शुरू करता हूँ। ये आज की जो प्रेस ब्रीफिंग है, इससे हमें अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हुई है उसके सबूत पाकिस्तान एजेंसीज के पास तो मौजूद हैं, लेकिन आपके ख्याल में क्या वजह है कि भारत 7 दिन गुजरने के बावजूद खाली इल्जामात आयद कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की अगर कोई मुदाखलत है तो उसकी सबूत नहीं दे पा रहा? देखिए, गुजारिश ये है कि इस वक्त सूरत हाल जिस दौर 1 हफ्ते में इमर्ज हुई है और जितना इंडिया का एक्सपोजर हुआ है और जो वाकयात सामने आ रहे हैं और जो आवाजें इंडिया से सामने आ रही हैं, उससे ऐसा लगता है कि तदबीरें उल्टी पड़ गई हैं। उन्होंने हस्बे रिवायत ये ड्रामा रचाया था और उनका ख्याल था कि उन्हें इंटरनेशनल वैलिडेशन मिल जाएगी। सबसे पहले तो उनको इंटरनेशनल वैलिडेशन नहीं मिली, फिर उनके अंदर से ऐसी एविडेंसेस और ऐसी आवाज आई कि वो बिल्कुल एक्सपोज हो गए। और फिर जिसे कहते हैं ना, चेरी ऑन द केक, आज ISPR की आपने कॉन्फ्रेंस देखी, हमने बातें नहीं की, हमने इल्जाम नहीं लगाए और हमने, जैसे कि आपने कहा, इररिफ्यूटेबल का मतलब होता है ऐसी एविडेंस जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ये जो हम एविडेंस दे रहे हैं ये किसी भी ऑब्जेक्टिव एजेंसी को दें और उनसे इसको आप वैलिडेट करा लें। और मैं ये भी कह दूं कि ये पहली दफा नहीं हुआ है जी, हम UN को डोजर दे चुके हैं। हमारे पास अमेरिकन जनरल्स के टेस्टिमोनियल्स हैं जो कहते हैं कि हाँ, इंडिया अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता है। और इस वक्त इंडिया तो ये चाह रहा है कि किसी तरह कोई 2 फ्रंट वॉर पाकिस्तान के लिए खोल दे, क्योंकि आपको पता है कि आज ईस्टर्न बॉर्डर पर हमने सर्वेलेंस गिरा है, तो वहां पे भी कुछ सर्वेलेंस जमा कर रहे थे कि कोई एडवेंचरिज्म कर ले, लेकिन मेरा ख्याल है कि इंडिया को बैक ट्रैक करना पड़ेगा। तो अब तो आवाजें उठ रही हैं कि मोदी भी इस्तीफा दें, अजीत डोवल भी इस्तीफा दें, कांग्रेस ने कॉल कर लिया है ज्वाइंट सेशन। तो मेरे ख्याल है इंडिया जो है उसको शर्मिंदगी भी आनी चाहिए और उसको पीछे भी हटना चाहिए। एक गुजारिश और करना चाहती हूँ जो मुझे लगता है बहुत अब वाज़ेह सामने आ गई है कि बहुत शोर उठा कि मोदी साहब अपना विजिट शॉर्टन कर वापस आ गए, तो वो साइट पे तो नहीं गए वापस आके, वो कश्मीर तो तशरीफ नहीं ले गए, वो तो बिहार गए। बिहार में इलेक्शन शुरू हुए, तो ये तो बिल्कुल इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिए एक ड्रामा रचाया गया था जिसमें अनफॉर्चुनेटली इंडिया एक्सपोज हुआ है। और किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने या कंट्री ने पाकिस्तान का नाम लेके उसकी मजम्मत नहीं की है, टेररिज्म की मजम्मत की है। टेररिज्म की मजम्मत हम भी करते हैं। बिल्कुल सही है। पाकिस्तान ने तो सबसे पहले इस पर अफसोस का इजहार किया था। बिल्कुल सही है। मैं काज़मी साहब, ये इंडिया ने सबूत तो मुहैया नहीं किए और इंडियन मीडिया जो है वो सर पे चढ़ा हुआ है कि पाकिस्तान पर हमला कर देना चाहिए। आज खबर यह है कि मोदी साहब ने भी फोर्सेस को कहा है कि पाकिस्तान को कैसे जवाब देना चाहिए, इसके कोई प्लान तैयार करके दें। अभी तक किस शिशोपंज में आपके ख्याल में इंडिया पड़ा हुआ है? क्या उसका मीडिया ड्राइव कर रहा है? नहीं, ऑब्वियसली हुकूमत की उनकी पॉलिसी है और ये मोदी साहब की पॉलिसियों का एक तसलसल है। अगर आप देखें इस वक्त मोदी की जो पूरा डॉक्ट्राइन है वो शैम्बल्स में है। उनके मुल्क के अंदर क्या सूरत हाल है और जो कश्मीर उनकी पॉलिसी, सबसे बड़ा उनका ट्रम्प कार्ड क्या था? उन्होंने पिछले इलेक्शंस के अंदर भी कहा कि आर्टिकल 370 हम ख़त्म करेंगे, कश्मीर पूरा चेंज हो जाएगा और वहाँ पर भारत जाएगा और बहुत कुछ उन्होंने कहा। बहुत सारे लोगों को उन्होंने वहाँ पर डोमिसाइल दिए, डेमोग्राफिक चेंज करने की कोशिश की। तो आपको चाहे वो उनकी 7 सिस्टर स्टेट्स हो
जाएं, चाहे आपका दीगर जो हार्टलैंड हो जाए, हिंदी हार्टलैंड हो जाए, जहाँ पे मुसलमानों के हवाले से नेशनलिटी एक बिल लाया गया, उसके बाद अभी वक्फ का एक कानून लाया जा रहा है, वो भी ले आए हैं। बल्कि वो ये सारी चीज़ों को अगर आप देखें, इन तमाम स्टेप्स के बावजूद जो मोदी साहब अचीव वहाँ पे करना चाहते थे वो अचीव तो नहीं कर सके। दहशतगर्दी के वहाँ पे वाक़यात भी होते रहे। तो अब भारत के साथ तो पाकिस्तान की तवील सरहद है, किसी और जगह पे क्यों नहीं दहशतगर्दी होती? आप अगर हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं, चलें आप कोई सबूत तो दें ना। अब कश्मीर में इशू ये नहीं है कि खुदा न खास्ता कोई पाकिस्तान किसी को भेजता है, कश्मीरियों का इशू है। कश्मीरी आपको वहाँ पे नहीं चाहते कि जो कुछ आप वहाँ पे कर रहे हैं, और उसका आपको रिजेंटमेंट भी नज़र आती है, रद्द-ए-अमल भी नज़र आती है और आता है। तो आपके जो डोमेस्टिक मसाइल हैं उसको आप पाकिस्तान के ऊपर डालने की कोशिश करते हैं। और अगर इस सारी चीज़ को आप सम अप करें तो आपको मोदी और अजीत डोवल साहब का जो डॉक्ट्राइन है वो पूरे खित्ते के अंदर शैम्बल्स में नज़र आता है। चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, वहाँ से इनका जो इनखला हुआ वो भी हमारे सामने है, चाहे आप कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, दीगर जगहों पे जो कुछ भी हो रहा है। तो मेरे ख्याल में जब एक आप ऐसी पॉलिसी बनाएं जिसके पीछे सियासत कम हो, जिसके पीछे स्टेटमेंट्स शिप कम हो, बल्कि इंतहा पसंदाना पॉलिसीज़ हों, तंग नज़री हो, फिर उसका नतीजा यही निकलता है। सही है। तो आपके ख्याल में ब्रिगेडियर साहब, ये एक महज बिहार के इलेक्शन का मामला था, या भारत ने ये प्लान तो कर रखा था कि पानियों पर कब्जा करना है और वहां पर मजीद रिजर्वायर्स बनाने के लिए चीजें शुरू कर रही हैं, और एक लॉन्ग टर्म प्लान है, लेकिन उसके लिए पहले ये करना पड़ेगा और उसको एक ग्राउंड चाहिए थी, जो कि ये हुई है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की शक्ल में? आपके ख्याल में यूं है? और फिर साथ ही ये भी बताइएगा कि आपको लग रहा है कि भारत मोदी साहब पर दबाव पड़ रहा है, बढ़ता जा रहा है कि उन्होंने अब पाकिस्तान को पर हमला करना है, को सर्जिकल स्ट्राइक करनी है, जैसे कि हमारे ख्वाजा आसिफ साहब भी कह रहे हैं कि अगले 2-3 दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं? देखें, असल बात यह है कि वी मस्ट नो कि इंडिया ये क्यों कर रहा है। इंडिया इज एक्सपोज्ड एज अ ग्लोबल टेररिस्ट कंट्री एंड अ ग्लोबल फाइनेंशियल टेररिज्म में DGISPR ने बड़ा क्लियर इनको एक्सपोज कर दिया है कि किस तरीके से मजीद नामी शख्स को, मेजर संदीप, उसके बाद उनका सूबेदार जो है सिकंदर, कोड नेम दूसरा ये सुखविंदर जी, सुखविंदर, उसके बाद उनके साथ एक और हवलदार अमीर, ये सारे की प्रूफ के साथ एविडेंस दी है, जिसमें उनकी ऑडियो, उनके ट्रांसफर अकाउंट्स, उनकी कम्युनिकेशंस, कैसे आईडीज की ट्रेनिंग आईडीज की दे रहे हैं, वो आपके सामने बता दिया। तो हम जब इल्ज़ाम लगाते हैं, हम कंप्लीट कॉन्क्रीट प्रूफ के साथ लगाते हैं। आप बताइए, एक हफ्ते में इंडिया ने कोई एक प्रूफ दिया हो कि ये पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है? उनके ऑपोजिशन लीडर्स, वहाँ के मॉडरेट हिंदू, वहाँ के उसके बाद जो उनके आपके सामने जो इल्ज़ाम लगाया उनके नॉर्दर्न कोर कमांडर ने, ये इससे कम बड़ी कोई बात हो सकती है? उसने कहा मैं और एक्सपोज करूंगा। बाद इन्होंने ये किया है कि सारा इल्ज़ाम डाल दिया नॉर्दर्न कमांडर के ऊपर, जो 2 कोर कमांड करता है, 15 और 16 कोर, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की, कि जी ये सब कुछ इनकी गलती से हुआ है। हालांकि वो कहता है जी मैंने कहा कि मैं सारा एक्सपोज करूंगा कि क्या आपने किया, कैसे लोग 200 किलोमीटर चल के चले गए, क्या उन लोगों को सुलेमानी टोपी पहनी हुई थी, इतने चेक पोस्टें, इतने कैमरे, इतने कश्मीरी वहाँ पर नौजवान, उनको नहीं पता, फौज आपने वहाँ से हटा ली। उसके बाद आपने जाके सारा FIR भी काट दी, 5 मिनट नशर भी करना शुरू कर दिया। ये वो मिसाल है कि मैं कंबल को छोड़ता हूँ, कंबल मुझे नहीं छोड़ता। अब ये का सिलसिला है, ये फंस गया अब जल्दन के अंदर। बिहार के इलेक्शन थे, ठीक है, तुमने जो हमेशा पुलवामा में भी ये किया, ये ऐसा खतरनाक मुजरिम है जो 45 अपने फौजी पुलवामा में खुद मरवाए, सर्विंग सोल्जर्स, और उसके बाद पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक किया आगे झूठ बोल के। अब 27 इन्होंने सयाह मरवा दिए। तो इसका मतलब ये है कि ये तो अपने जो मर्जी कर सकते, इसको सिर्फ अपने जाती मफादात चाहिए, इसको इंडिया का मफाद भी नहीं चाहिए। ओनली ही नीड्स इट्स ओन पर्सनल इंटरेस्ट के मैं पावर में रहूं, और जो 4 का ये टोला खतरनाक मुजरिमों का है, ऐसे गर्दों का है ये, जिसमें आपके सामने अमित शाह, राजनाथ सिंह, अजीत डोवाल और नरेंद्र मोदी भारत को लेके चल रहे हैं। तो दुनिया ने, आप मुझे बताया, किसी इंटरनेशनल मीडिया ने, किसी मुल्क ने, किसी ने ये कहा कि पाकिस्तान को वार्न किया इस स्पीच के साथ जैसे वी कंडेम टेररिज्म। हमने आपसे सबसे पहले ये बात की, हमने आपसे इजहार यकजहती भी किया, अफसोस का इजहार भी किया, ऑफर भी किया कि अगर आपको प्रोब के लिए पाकिस्तान की सपोर्ट चाहिए। अच्छा, उसके साथ ये देखो, जब ये हुआ था जाफर एक्सप्रेस, जाफर एक्सप्रेस का इंसिडेंट हुआ, इधर इंडिया ने टेररिस्ट की, दहशतगर्दों की मीडिया वॉरफेयर शुरू कर दी अपने चैनल्स के ऊपर। इमेजिन करें
ये इनका घटियापन है। और उसके साथ जो मेजर गौरेवार है, मुझे ये बताइए, आपको पता है इसकी असलियत स्टूपिड ऑफिसर की? ये फौज में 4 साल सिर्फ रहा है, वो भी आर्मी की पोस्ट यूनिट, जो डाकिए नहीं होते हैं जो खत्म जवानों खाता है उधर पहुंचा दिए, ये नहलाता है, ये पता नहीं क्या उनके ये कुत्ते नहलाता है। एंड ही हैड द गट्स टू टॉक अबाउट आवर चीफ आर्मी स्टाफ। आई एम वार्निंग हिम कि ये इसको अपनी जुबान बंद करे, वी विल पुल आउट हिज टंग जी, आगे इसको बताएंगे कैसे बात करता है। तो ये मेरे ख्याल में इन चीजों को देखते हैं जब हम बात करते हैं, देन वी से कि इंडिया इस वक्त पूरा एक्सपोज हो गया। जो कनाडा में किया, जो अमेरिका में किया, पाकिस्तान के 20 शहरी शहीद किए, बलोचिस्तान में ओपनली इनके मिनिस्टर्स ने कहा कि हम अलहदगी मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, हम बलोचिस्तान को खुदा न खास्ता अलहदा करेंगे। काबुल अब्बासी में बैठ के टीटीपी को और IS खुरासान पाकिस्तान को उनको सपोर्ट करते हैं। सारे सबूत आपके सामने, गुलबख्श यादव की मिसाल आपके सामने है। ये इतने को बेशरम इंसान है, मैं बताऊं ऑनेस्टली, मैं बताऊं ये मुल्क, ये इसको अब अपनी पब्लिक के सामने जाके माफी मांगनी पड़ेगी। ये इसको आई एम श्योर कि आप देखें 1 हफ्ते के बाद प्रेशर आएगा कि अमित शाह और ये दोनों रिजाइन करें। इतना प्रेशर आएगा, जिन्होंने हाइप क्रिएट किया विदाउट एनी प्रूफ, और अब लोग सब वहां कह रहे हैं अमित शाह को रिजाइन करे। इनके देखे ना कोर कमांडर ने को इन्होंने हटा दिया, रिमूव कर दिया। जो दूसरा कमांडर है उन्होंने वहां ऐसे ऑफिसर ने क्वेश्चन किए कि वो जवाब नहीं दे सका। इसको चीजों को देखते हुए हम ये बात कर रहे हैं कि नाउ दे आर इन ट्रबल। और बिल्कुल मैं आपको ये बताऊं, ये इस वक्त जिस तरह पागल कुत्तों की तरह काम कर रहा है, ही कैन डू एनीथिंग। हम पूरी तैयारी की हुई है, सारी कॉन्टीजेंसी वर्कआउट है। वाटर टेररिज्म की, अगर ये मिसाइल फायर करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, आई थिंक दे विल रिमेंबर। और ये उनके पास ये बिल्कुल उन्होंने कैलकुलेट कर रखा है कि पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल तैयार बैठा है। बालाकोट के टाइम पर जो पाकिस्तान ने जिस तरह से रिस्पॉन्स दिया था, वो तो बावजूद इसके कि उस वक्त पाकिस्तान तैयार नहीं था इसके लिए ज़हनी तौर पर। अभी तो पाकिस्तान तैयार बैठा है। और इसमें डॉक्टर हुमा साहबा, जो सेन वॉइसेस हैं इंडिया में, एक तो वो मीडिया ना जो हमें एक चीखता पुकारता हुआ नजर आता है, लेकिन कुछ समझदार लोग जो हैं, जो इस सारे मामले को समझते हैं, वो कह रहे हैं कि ये इंडिया पाकिस्तान पर हमला नहीं कर सकता। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर वो चाइना को देख रहे हैं। और वो कहते हैं कि जी चाइना जो है वो खामोशी के साथ अपना रोल प्ले करेगा, और वो ऐसा रोल होगा कि जो पांसा पाकिस्तान के हक में पलट सकता है। आपके ख्याल में क्या ये एक हिडन थ्रेट है इंडिया के लिए? ये बात तो आपकी वाजे है कि पाकिस्तान को आई है सपोर्ट अलाइज की तरफ से, टर्की की तरफ से भी और चाइना की तरफ से भी। और इंडिया में ये आवाज उठ रही है, कांग्रेस में राहुल गांधी ने ये कैटेगोरिकली कहा है कि इंडिया स्टैंड्स आइसोलेटेड ऑन दिस इशू, और जवाब देना चाहिए इस बात का मोदी को और अजीत डोवल को। लेकिन मैं इससे एक और बात है जिसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहती हूँ, जिसको हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। मुझे पता है अभी ब्रिगेडियर साहब ने फरमाया कि हम किसी भी काइनेटिक एक्शन के लिए कुल्ली तौर पे तैयार हैं। इंडिया को ये पता है कि हम तैयार हैं। इंडिया को इस बात का 2-3 दफा के वजह से अंदाजा है कि पाकिस्तान वहां उनको रिस्पॉन्स दे सकता है, और वो बॉर्डर बहुत किसी आगे जाके उसको हॉट नहीं कर सकते, वहां रिस्ट्रेंड इंडिया को। लेकिन जो मेरा कंसर्न है वो है वाटर वॉरफेयर। एज आई स्पीक टू यू, ट्रीटी अभी भी अबायंस में है, और अगर ट्रीटी अबायंस में है, इस वक्त तक पाकिस्तान ने अच्छा डिप्लोमेटिक फुटवर्क किया है। अभी जो ISPR की कॉन्फ्रेंस थी वो भी बहुत पॉजिटिव और अच्छी थी, राइट मैसेजिंग थी। लेकिन वाटर फ्रंट पर हमारी डिप्लोमेसी कमजोर रही है ट्रेडिशनली, और असल वार इंडिया ने वहां किया है। तो मैं ये समझ, इसमें डॉक्टर साहब वैसे एक डिबेट तो ये हो रही है कि ये इंडिया ने कर तो दिया, लेकिन वो पानी पाकिस्तान का रोक नहीं सकता, उसके पास रिजर्वायर्स नहीं है, उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मैं आपसे ये भी गुजारिश कर दूं कि जो ये बात हम कह रहे हैं ना कि पानी रोक नहीं सकता, यहाँ पे भी हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। और उसकी वजह है जो मैं ये कह रही हूँ, बगलीहार डैम बना है, पाकिस्तान बगलीहार डैम पर वी लॉस्ट द केस। तो कुछ सच बातें वो समझनी चाहिए, उसके हवाले से फिर काम करना चाहिए। वाटर फ्रंट पर, वाटर वॉरफेयर फ्रंट पे पाकिस्तान को मजीद प्रोएक्टिव होने की जरूरत है। सो फार वी हैंडल्ड इट रियली वेल, लेकिन वहां पर हमें और काम करना है। सिर्फ ये सेनेट की फ्लोर पर खड़े होके कह देना कि वो एक्ट ऑफ वॉर है, उस एक्ट ऑफ वॉर का जवाब भी देना है।
बिल्कुल सही है कासिम साहब। ये बाज़ लोगों की राय ये है कि इंडिया ने जो कदम उठाया है ये एक होमवर्क के साथ उठाया और ये उसकी 2-3-4 साल से वर्किंग चल रही थी कि उन्होंने पाकिस्तान का पानी किसी ना किसी तरह से रोकना है, और तभी समझ आती है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है। एक एक्ट करने के लिए आपको एक बुनियाद चाहिए, वो बुनियाद आपने खुद पैदा की। तो अगर यूं देखा जाए कि ये इसको अगले 5-7 साल का एक मंसूबा है उनका, जिसमें वो आज भी अगर तामीरात शुरू करते हैं तो 3-4 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान में वाटर शॉर्टेज जो है वो तो हो जाएगी। ये तो मसला है। आज अगर उनके पास रिजर्वायर्स नहीं भी हैं लेकिन कल को हो सकते हैं। तो ये कितना लंबा चलने वाला है मामला? आपको कितना थ्रेट लग रहा है पाकिस्तान के लिए? ये देखिए, ऑब्वियसली इसको आपको सीरियसली लेना पड़ेगा, इसलिए कि एक ये आलमी सतह का मुआहदा है, सिंतास मुआहदा, जो इंडस वाटर ट्रीटी है। दुनिया भर में इसको पढ़ाया भी जाता है कि दोनों ममालिक के दरमियान जंगें भी हुई, फिर भी ये मुआहदा चलता रहा। तो अगर इंडिया इसके ऊपर बात कर रहा है, लेकिन इंडिया ने अभी इसके ऊपर बात नहीं की। वो माजी में भी पाकिस्तान को इसको ख़त्म करने के हवाले से बात कर चुका है, ख़त लिख चुका है। तो एक तरह से उनको इस वक्त बहाना मिला है। हमारा इशू ये है कि हमने जहाँ पे देखें, जब भी इंडिया ने कोई जहारियत की कोशिश की, आज DG ISPR साहब ने भी बड़ी ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, माजी के अंदर भी मिलिटरीली जब भी कोई बात हुई है पाकिस्तान ने भरपूर रिस्पॉन्स किया है, पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया है और भरपूर जवाब दिया है। जहाँ पे हम लैक करते हैं वो है सफारती महाज। आज जो DG ISPR साहब ने तमाम सबूत रखे, पूरी दुनिया के सामने रखे, यही सबूत हमारी हुकूमत के पास भी होंगे। जब जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ उसमें भी इंडिया का फुटप्रिंट हर जगह पे नजर आया। तो उस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत ने ये स्टेप्स क्यों नहीं उठाए? क्यों नहीं इंडिया के एम्बेसडर को वापस भेजा? क्यों नहीं इनके वीज़े कैंसिल किए? तो असल इशू ये है कि हमने जो सफारती सतह पे स्टेप्स उठाने, वहाँ पे हमें ज़्यादा प्रोएक्टिव होने की ज़रूरत है। इंडिया का बयानिया इसलिए नहीं बन जाता कि इंडिया का मीडिया सुबह से शाम तक एक इल्ज़ाम लगा रहा है, पूरी दुनिया उसको सीरियसली नहीं लेती, सब उस पर हंसते हैं। हम भी सुबह से शाम तक मीडिया पे बैठ के मोदी को जो बुरा मर्जी कहते रहे, बयानिया ऐसे नहीं बनेगा। बयानिया तब बनता है जब हमारी हुकूमत स्टेप्स लेगी, 4-5 स्टेप्स वो ले कि जनाब इनका सफारत खाना हम उसको ये कर रहे हैं, आप अपना स्टाफ कम करें, आपके वीज़े कैंसिल हो रहे हैं, आप वापस जाएं, आपको बुलाया जा रहा है, आपको डीमार्च किया जा रहा है, तब जो है दुनिया उसको नोट करती है। इंडिया ने भी यही करने की कोशिश की, लेकिन सबूत उनके पास कोई नहीं है। झूठा इल्ज़ाम उन्होंने लगा दिया पर वो दुनिया को कुछ दिखा नहीं सके। आज 7 दिन गुजर गए हैं, क्या किसी एक भी मुल्क ने कहा कि जनाब हमारे पास ये सबूत है? अगर आप इंडिया के हवाले से बात करें, कनाडा की हुकूमत ने बरमला इस हवाले से कहा कि इंडिया हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करवा रहा है, हमारे सिटीजन्स को टारगेट कर रहा है। इन्होंने अमेरिका में ये करने की कोशिश की, ये यूरोप के अंदर ये करने की कोशिश करते हैं। न्यूमरस इसकी मिसालें मौजूद हैं। इन्होंने एक वहाँ पे इन्फो वार, आपको याद होगा कि डिसइन्फो लैब के नाम से यूरोपीय यूनियन में जो इन्होंने इतना बड़ा नेटवर्क बनाया हुआ था। तो जहाँ पे हम लैग करते हैं वो हमें एक प्रोएक्टिव आवाज़ चाहिए सियासी फ्रंट पे। वो क्यों शर्माते हो यार मोदी को बुरा कहने से? आप माजी में इमरान खान साहब जो हैं वो खुल के नाम लेते थे मोदी का, RSS का, हिंदुत्व का। वो कहें खुदा न खास्ता हमारी किसी मजहब से या कोई जंग नहीं है, लेकिन जो उनकी आइडियोलॉजी है, इंतहा पसंदाना पॉलिसीज है मोदी और उनके रुफका की, वो ना किसी मजहब की नुमाइंदगी करते हैं बल्कि वो उनकी अपनी इख्तरा है। और वो जिस तरीके से पूरी दुनिया में दहशतगर्दी फैलाते हैं उस पर हमें खुल के बात करनी चाहिए, चाहे वो हमारे वजीर आजम हो। आज देख लें हमारे जितने भी बड़े बड़े सियासी लीडरान हैं, जाके देखें उनके ट्विटर हैंडल, किसी एक जगह पे भी आपको इनका कोई नाम नजर आ रहा है, तो आपको आगे से उनको जवाब देना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है जो अभी हम चाइना फैक्टर डिस्कस कर रहे थे, और बहुत इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर हुमा बुखारी साहब ने भी की। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल वैलिडेशन नहीं मिल सकी इंडिया को जो उसने किया है, इसका क्या मतलब होगा? और क्या इस वक्त भारत आलमी तन्हाई का शिकार है? अगर पाकिस्तान के साथ वो जंग शुरू करता है तो अमेरिका उसकी मदद को नहीं आएगा? क्योंकि हारिस नवाज साहब से इस पर राय जानते हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुशामदीद कहते हैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब। जो बहस इस वक्त इंडिया में हो रही है और जो मातम एक तरह से हो रहा है या एक परेशानी की बात बनी हुई है, वो ये कह रहे हैं कि जी अगर इंडिया पाकिस्तान की जंग होती है तो चाइना तो पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा लेकिन अमेरिका इंडिया के साथ खड़ा नहीं होगा, क्योंकि मोदी साहब ने ट्रंप ने तो बराह रास्त कह दिया कि जी ये कश्मीर इशू पुराना इशू है और ये इन दोनों मुल्कों को आपस में बैठकर हल करना चाहिए। आपके ख्याल में ये चाइना फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है और कितना थ्रेटनिंग है इंडिया के लिए? इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आप याद हो कि जब लास्ट टाइम यहाँ पर इन्होंने चाइना में लड़ाई हुई थी नॉर्थ में जाके, वहाँ पर गलवान के ऊपर, तो इंडियंस चाइनीज ने डंडों से इनके 30 फौजी और इनका लेफ्टिनेंट कर्नल को डंडे मार मार के दरिया में फेंक दिया था। फौज कर, ये इनकी प्रोफेशनल एफिशिएंसी है।
और अगर वहां से दोबारा वो कुछ करते हैं पहले और वो एरिया भी उन्होंने कब्जा कर लिया और ये चुप करके बैठे हैं। सो इनका ये जो 4 का टोला है और ये एक्सट्रीमिस्ट अखंड भारत का ग्रुप, देखें 70% आई फील इंडियन आर वेरी मॉडरेट। वो दे डोंट वांट एनी जंग, दे वांट कि पाकिस्तान इंडिया पीसफुली रहे। लेकिन ये जो वार मोंगरस का जो एक टोला है, ये इनका प्रॉब्लम है। इनका इलाज एक ही है, इनके मारो सर पे डंडा, फिर ये राम राम करते हैं। आप सुस्ती दिखाएंगे, ये करें। अगर हमने ये जाफर एक्सप्रेस में इनके खिलाफ सख्ती से बात की होती, जैसे अभी अतर कह रहे थे, इनके हमने अमला कम किया होता, इनकी कमर्शियल फ्लाइट बंद कर दी होती और प्रूफ के साथ, वी वुड हैव बीन ऑन अ वेरी हाई मॉरल ग्राउंड। इस वक्त इंडिया के पास कोई मॉरल ग्राउंड नहीं, ना इनको इंटरनेशनल मीडिया सपोर्ट कर रहा है, ना बड़े ममालिक सपोर्ट कर रहे हैं, ना ऑपोजिशन सपोर्ट कर रही है। पब्लिक इनके खिलाफ होनी शुरू हो गई है। खुली औरतें वहां पर कह रही हैं कि ये बताओ कि ये तुमने कहाँ से लोग आ गए, 7 लाख फौज थी, टीवी कैमराज, चेक पोस्ट, सोन सो कहाँ से आए, किधर गए, 4 लोग मार के भी चले गए, पकड़े गए। उनके कोर नॉर्दर्न कमांडर है, उसने कहा जी कि मैं बताता हूँ मैं सारी बातें किस तरीके से, बिकॉज उनका नाम बदनाम होना शुरू हो गया। तो इन ग्राउंड्स के ऊपर मेरे नहीं कि अभी मुझे लगता है कि शायद इंडिया आपको भी ना कर। ये ब्रिगेडियर साहब, जो आपने प्रोफेशनल कैपेबिलिटी की बात की इंडियन फोर्सेस की, इसमें एक डिस्कशन इस वक्त ये हो रही है कि मोदी ने आने के बाद जो अपनी फोर्सेस को एक काउंटर टेररिज्म का नैरेटिव दिया और उनकी जो है वो उनको उसी की बुनियाद पर परवान चढ़ाया, इससे उन्होंने अपनी डिटरेंस की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। एयर चीफ उनके कह रहे हैं हमारे पास जहाज़ नहीं है, तो मेंटली वो तैयार ही नहीं है किसी भी जंग के लिए, क्योंकि मोदी तो खुद ये कह चुके हैं कि दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर, ये जंग का ज़माना ही नहीं है। तो ये कितना बड़ा इशू है उनकी फोर्सेस का? देखें, ये बिल्कुल तैयार नहीं है। इनके जनरल्स ने क्लियर कहा है, अभी आपके सिख जनरल थे वो कह रहे थे कि, और उनके फिर जितने वहाँ पर एनालिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि दे आर नॉट ट्रेन्ड। पाकिस्तान की फौज बैटल हार्डेंड है, हमारी मिजाज टेक्नोलॉजी दुनिया की बेहतर है। नंबर 2 बात यह कि हमने पूरी कॉन्ट्रीब्यूट की हुई है, हमारी हर रेजिमेंट 2-2, 3-3, 4-4 दफ़ा बैटल फील्ड का चक्कर लगा के आ गई है। दे आर फुली ट्रेन। इसलिए मैं ये बात करता हूँ, ये तो नहाते कश्मीरी औरतों बच्चों बूढ़ों को मार सकते हैं। आपने कश्मीर में देखा नहीं, जो पहलगाम में गए हैं तो वहाँ उनके फौजी कह रहे हैं हमें तो ना कोई खाना देने वाला है ना पानी देने वाला है, हमें कश्मीरी नौजवान जो है ये आके जो दे दे उनके रहम करम पर है। जिस ट्रुप्स के मोराल ये हो और जिनका रेशो दुनिया में खुदकुशी का सबसे ज़्यादा हो, वो फौज कैसे लड़ेगी? मुझे आप इस बात का अंदाजा लगाएं। सेकंड, इनके पास मॉरल अब ग्राउंड कोई नहीं रह गया। ये अगर करेंगे सर्जिकल स्ट्राइक, डबल इनको सॉर्ट आउट किया जाएगा। अगर ये मिसाइल फायर करेंगे 1-10 मारे जाएंगे। अगर ये कोई और करते हैं इनको सॉर्ट आउट किया जाएगा। कश्मीर में बात करते हैं, सो इनके पास ऑप्शन खत्म हो चुकी, सिर्फ गिदड़ पपड़ी। और अब तक गवर्नमेंट का प्रेशर आ गया अवाम का, लोग इनके खिलाफ बातें करें, प्रूफ दें, प्रूफ। यू कांट गो टू एनी कंट्री, न्यूक्लियर कंट्री की तरफ अटैक कर सकते हैं अनलेस यू हैव सम सफिशिएंट कॉन्क्रीट प्रूफ, जैसे हमने दिया है। इसलिए मॉरली दे आर डाउन। इसका मुंह काला हो गया। इसके बाद एक ही इलाज है कि हुकूमत पाकिस्तान से और पाकिस्तान की आवाम से ये माफ़ी मांगे और कोई जी राम राम मुझे बख्श दें, मेरे से गलती हो गई और मैं रिजाइन करता हूँ। बिल्कुल सही है। तो इसमें अभी जो काज़मी साहब डॉक्टर हुमा बात कर रही थी कि इंटरनेशनल वैलिडिटी नहीं मिली, मगर क्यों नहीं मिली आपके ख्याल में, क्या वजह है? हालांकि स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो अलाइज हैं, अमेरिका इंडिया अलाइज हैं, और फिर शायद चाइना की वजह से भी और पाकिस्तान में भी कुछ इंटरेस्ट की वजह से अमेरिका को सूट भी करता होगा, मगर क्यों वो इसमें इंडिया को सपोर्ट नहीं कर रहे? देखिए, एक तो बड़ा मिसगाइडेड किस्म का उनका बिलीफ है कि जैसे वो दुनिया की एक बहुत बड़ी ताकत है। जब से थोड़ा सा उनकी मैशत वगैरह बेहतर हुई है तो वो अपने आप को फॉर्म 47 पे अमेरिका ही समझते हैं। उन्होंने वो जिस किस्म की उनकी हरकतें हैं, तो वो फिर उसी के ऊपर उनके जो बड़े बड़े सहाफ़ी भी हैं वो भी ताज्जुब का इज़हार कर रहे थे कि जनाब इंडिया में ये वाक़या हो गया और दुनिया के प्रेस ने उसको नोट नहीं किया, दुनिया के प्रेस ने उस तरह इज़हार हमदर्दी नहीं किया। देखें, कुछ चीज़ें होती हैं जो दुनिया को पता है कि क्या हो रहा है भारत के अंदर, कश्मीर में क्या हो रहा है। ये कोई आउट ऑफ द ब्लू तो कोई चीज़ नहीं हुई ना, एक तसलसल है वाक़यात का। और फिर इंडिया का जो अपना कंडक्ट है, जो मोदी हुकूमत जब से आई है, देखिए इंडिया तो मगरिब की डार्लिंग था। इंडिया के हवाले से जब भी बात होती थी मगरिब में, वो स्पाइसेस की बात होती थी, वो ताजमहल की बात होती थी, वो बॉलीवुड की बात होती थी। जब से ये लोग आए हैं, कभी एमनेस्टी इंटरनेशनल छोड़ के जा रही है, कभी किसी एक माइनॉरिटी ग्रुप को टारगेट किया जा रहा है, कभी EU की कोई रिपोर्ट आ रही है, कभी अक़वाम मुत्तहिदा की कोई
कोई रिपोर्ट आ रही है, ये टोल है उन सारी चीज़ों का जो ये इंसान दुश्मन पॉलिसीज़ रही हैं मोदी सरकार की, उसका टोल है कि अब दुनिया को भी पता है कि जनाब इनका रवैया कैसा है। और शाइनिंग इंडिया और राइजिंग इंडिया वाला जो है कॉन्सेप्ट है वो तो खत्म होता जा रहा है, सही है। वो देखें जो भी है वो इनके सामने ही है ना, ये एक तरह से क्रिएट करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन जितनी हमारी आबादी है इतने लोग तो वहाँ पे रोज़ भूखे सोते हैं। वो उन्होंने अपने जहन में एक अजीब से ही ख्यालाती सी दुनिया में वो रहते हैं और वो अपने बंदे को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। तो वही तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप अपने मीडिया के जरिए अपने वोटर सपोर्टर को तो शायद थोड़ी देर के लिए कन्विंस कर लें, लेकिन आलमी सतह के ऊपर जो आपके हवाले से चीज़ें सामने आ रही हैं, चाहे वो कनाडा में है, अमेरिका में है, यूरोप में है, ये उसी का अब रद्द अमल है कि जब इनके यहाँ कुछ हुआ है और इन्होंने इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाने की कोशिश की, लोगों ने कंडेम किया। हम भी मजम्मत करते हैं, दुनिया में कहीं पर भी किसी तरह का भी इस तरह का हमला होता है, पाकिस्तान इज़ द फर्स्ट कंट्री जो सबसे पहले कंडेम करता है। लेकिन आपको कोई सबूत तो देने पड़ेंगे ना। दुनिया ने कंडेम किया, पर उनका ये नहीं हो सकता कि आपके कहने के ऊपर हम पाकिस्तान पे चढ़ाई कर दें। तो मेरे ख्याल में इनको वो नाकामी नजर आ रही है। और अभी इनकी जो खुशकिस्मती है कि इनको दुनिया ने चाइना के मुकाबले में इस खित्ते में खड़ा करना है ताकि चाइना की हेजमनी ना कायम हो सके। इस वजह से इनको थोड़ा सा लीवरेज मिल जाता है। अदरवाइज तो जो इनकी हरकतें हैं तो मेरे ख्याल में इनको तो मालदीव भी इनसे मुंह नहीं लगता। लास्टली ब्रिगेड साहब, आप कोई जंग होती हुई देख रहे हैं? देखिए, पहले मुझे बहुत फिक्र थी जिससे, लेकिन क्योंकि अब दे हैव लॉस्ट मॉरल ग्राउंड, इनके पास एक रीजन दुनिया को बताने के लिए नहीं है कि हम जंग क्यों जा रहे हैं, हम सर्जिकल स्ट्राइक क्यों कर रहे हैं, हम रिएक्शन क्यों दे रहे हैं। जब ये प्रूफ ही नहीं कर सके, बुरी तरह फेल हो गए, इनके जनरल ने इनको जो है वो नाकाम कह दिया, क्वेश्चन रेज कर दिए, पब्लिक ने क्वेश्चन रेज कर दिए, जर्नलिस्ट ने अपने रेज कर दिए। इसका मतलब ये है कि यू कैन नॉट डू एनीथिंग। आपको पहले आपको हाई पिच पे गए हैं और वहां से आप समुद्र की जगह बैठते जा रहे हैं। तो मरता हुआ बंदा जो होता है वो हाथ पांव मरेगा, लेकिन हाथ पांव अब इनके मारने की हाथ पांव बंद। सो अब आपको लग रहा है कि सिनेरियो थोड़ा चेंज हुआ है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेड हारिस नवाज साहब, अतर काज़मी साहब बहुत शुक्रिया, डॉक्टर हुमा बुकाई भी हमारे साथ मौजूद रही हैं प्रोग्राम में, आप सबका शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे हम। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शेख वकास अकरम साहब मौजूद होंगे। पॉलिटिकल फ्रंट पर क्या चल रहा है उनसे डिस्कशन करते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। शेख वकास अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया शेख साहब, खुशामदीद। शेख साहब, आज कुछ लोगों की मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से अडयाला जेल में। पाकिस्तान और भारत की कशीदगी के हवाले से इमरान खान साहब ने क्या पैगाम पार्टी के लिए भिजवाया है? सर, पैगामात अभी पहुंचे हैं, थोड़ी देर में हम उनको कंफर्म कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ एक अनवांटेड से मुराद ये है कि जिन लोगों के नाम लिस्टों में नहीं थे आज उन लोगों को मिलने दिया गया है। तो उस हवाले से जो है वो चीज़ें हम अभी कंफर्म कर रहे हैं। और कंफर्मेशन क्योंकि इसलिए ज़रूरी है कि खान साहब का मैसेज जो है उसके हवाले से कंट्रोवर्सीज होती हैं, जो बाकी वकला गए हैं वो भी थोड़ी देर तक कंफर्म कर लेंगे। मगर बहरहाल खान साहब ने यकजहती का पैगाम जो है वो दिया है। इन केस उसकी वर्डिंग थोड़ी देर में जो है वो पीटीआई ऑफिशियल से भी हम इशू कर देंगे। उन्होंने वर्डिंग जो है वो एग्जैक्ट आ जाएगी, मगर उन्होंने कहा है कि कौम ने यकजा होना है, यकजा होने की सख्त जरूरत है। और उन्होंने कहा है कि कौम के तकसीम करने का जो अमल इस वक्त जारी है उस अमल को रोकना पड़ेगा, तभी कौम जो है यकजा हो सकती है। और यूनिफाइड कौम जो है वो फिर मतलब है कि वो किसी भी जारहियत का मुकाबला कर सकती है। ये इस किस्म का क्रक्स अभी हमारे पास है, एग्जैक्ट वर्डिंग जब तक बाकी चार वकला, क्योंकि आज जो वकील गए एज यूजुअल वो उसमें से सिर्फ एक लिस्ट के मुताबिक था और 5 लिस्ट के बाहर से थे जी। और फिर हमें आज वही इशू पेश आया। और आज तो खान साहब ने एक जो वकील है उससे बर्मी का भी इजहार किया है, मुझे बाकी वकला ने कंफर्म किया अभी कि उन्होंने कहा अभी वो बाकी जो मेरे कंसर्न वकील हैं वो आंदे नहीं, तू आ जाना है हर बारी। ये किससे उन्होंने नाराजगी का इजहार किया? ये उसने वो जो हो जाता है वो जो फैसल है। अच्छा, फैसल चौधरी साहब से? ये मुझे वकीलों ने बताया जो बाकी वकील गए। मैं वकीलों को कोर्ट कर रहा, मैं डायरेक्ट मैंने कोई हवाई बात नहीं कर रहा। आप लोग पूछ लीजिएगा जो बाकी वकील गए तो उसे कंफर्म कर लेना। वो एक दफा बुशा बीबी ने उनसे इस तरह की बात की थी तो वो उन्होंने ये बताया था बाहर आके, और हमारे प्रोग्राम में भी उन्होंने बताया कि मैंने उनसे कहा कि मेरी कोई फुफी का पुत्र तो यहाँ है नहीं जिसके लिए मैं आता हूँ, मैं आप लोगों के लिए ही आता हूँ।
तो खान साहब ने फिर उससे इत्तफाक किया और कहा कि ठीक है, जिसको इजाज़त मिले तो वो आ जाए। तो ये सर आज वकील जो कह रहे हैं वो मुफीद पुत्र वाली गल भी ठीक होएगी। मैं किसी को डिनाई नहीं करता किसी चीज को, मगर जो आज वकील गए हैं वो कह रहे हैं खान साहब ने आज मसूफ को खुद बात की है। बुशरा बीवी की तो बात नहीं कर रहा, मैं खान साहब की बात कर रहा हूँ। वकील कह रहे हैं, मैं नहीं कि कहता पहले जेडे बाकी गए वो कह रहे हैं, तुसी उन्होंने को पूछ लेना, आपके पूछ लेना। सो अनवांटेड का मतलब ये है, अगर आप ये लफ्ज इस्तेमाल करें अनवांटेड, तो अनवांटेड का मतलब ये है कि आप नहीं चाहते थे कि ये लोग मिलें। नहीं, अनवांटेड का मतलब ये है कि खान जिनको चाहता है उनका नाम लिस्ट में होता है, उसको कहते हैं वांटेड। क्योंकि खान के 200 केस, उसके अंदर काउंसिल्स हैं जिन्होंने खान से करना होता है मशवरा, और जरूरत यही है कि वो बंदे मिले जिनको खान चाहता है, जो वांटेड है अंदर खान को। ठीक है, अब जब उसके बगैर जो भी जाता है वो वांटेड नहीं है भाई, वो तो दबड़ के सुनना चले गए खान मिल लेता की करे दसो। सही है। एक ज़हीर अब्बास साहब मेरा ख्याल लिस्ट के मुताबिक मिले हैं, बाकी जो सलमान सफदर, गौहर कोई नहीं था। गौहर खान साहब को भी रोक दिया गया। आज चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और फिर वकील भी हैं, उनको रोक दिया गया। ये क्या बात हुई? बस सर, अलीमा खान साहबा को रोक दिया गया तो फिर गौर साहब तो भाई है हमारे और चेयरमैन है, मगर अलीमा खान साहबा को भी रोक दिया गया, गौर साहब को भी रोक दिया गया, बाकी 2 बहनों को भी रोक दिया गया, नहीं मिलने देता गया। थोड़े सामने बेहयाई, जावांगे अदालत फिर जावांगे कंटेम्प्ट। ये तो अब शेख साहब एक न्यू नॉर्मल ऐसा लगता है बन गया है, इसको एक न्यू नॉर्मल के तौर पर पीटीआई ने ऐसा लगता है एक्सेप्ट भी कर लिया है, क्योंकि ऑलरेडी आप तो इन्हें अदालत के केस में तो कोर्ट के पास गए किया। सर आप बड़ी बात करते हैं, नॉर्मल क्या है, अदालत में जाते हैं, यही हमारे पास रास्ता है। और कोई रास्ता है तो आप बता दें, आप भी पाकिस्तान के शहरी हैं, कानून से वाकिफ हैं, कोई और रास्ता है तो बता दें आप। चाहिए। और रास्तों में आप मुख्तलिफ ऑप्शंस पे गौर करते रहे हैं शेख साहब, आप एहतजाज करने पर गौर करते रहे हैं, आप कहते थे कि एहतजाज हमारा राइट है, बिल्कुल। आप सर देखें ना, मेरी बात सुने, लास्ट टाइम जब अलीमा बाजी को इन्होंने वहां से पिक किया और ले जाके वहां चक्री वाली तरफ छोड़ा और दूसरी दफा इनको अरेस्ट किया और फिर आगे वो एहतजाज ही कर रही थी ना, वो वहां पर उन्होंने कहा मैं बैठी हूँ, नहीं जाऊंगी अपने भाई से मिले बगैर। जब साहब हामिद रजा साहब भी साथ थे, हमारे एमएनए है, उनको पिक किया, 2 सिस्टर्स भी थी, कासिम भाई भी साथ थे, वो एहतजाज ही हो रहा था। तो एहतजाज तो करते रहेंगे जिस हद तक हो सका, जैसे हो सका। तो आज अलीमा खान साहबा ने कहा है कि उन्हें ये शक है या खदशा है कि उन्हें चूंकि मिलने नहीं दिया जा रहा, फैमिली को मिलवाया नहीं जा रहा, सही सूरत हाल सामने नहीं है, उन्हें खदशा है कि कहीं ऐसा ना हो कि चंद दिन के बाद कहें कि इमरान खान साहब की सेहत अच्छी नहीं है या उनकी तबीयत के साथ कोई प्रॉब्लम है, तो हमें इस तरह के खदशात हैं जो हमें मिलवाया नहीं जा रहा। तो अलीमा खान साहब आप कह रही हैं कि हम बैठेंगे यहाँ पर और तवील दौरानिए के लिए बैठेंगे, लंबे अरसे के लिए बैठेंगे। क्या अलीमा खान साहबा अपने तौर पर स्ट्रैटेजी बना रही हैं या तहरीक इंसाफ भी उनके साथ है? देखिए, अलीमा खान साहबा हमेशा ये कहती हैं कि फैमिली का हमारा अपना अलग मामला है, आप अपनी पार्टी के फैसला अलग किया करें। और जब लास्ट टाइम भी जब शाहजहां साहब इनके साथ गैर उमर यूब और एमएलए एमपीज हमारे गोरखपुर मौजूद थे, उस वक्त भी अलीमा बाजी ने हमें रोका था। ये पार्टी का अपना फैसला था कि हमारा वर्कर भी इस बात पे दुखी होता है और हमारे अपने लोग परेशान होते हैं कि वो वहां पे अकेली खड़ी हैं, क्योंकि ये कोई मौरूसियत की बात नहीं है, ये तो एक स्ट्रगल है। वो भी पीटीआई है, वो खड़ी हैं, खान के लड़ रही हैं, खान की बहन है और हमें भी उनका साथ देना चाहिए। तो हमने ऑन आवर ओन ये डिसाइड किया। हालांकि उन्होंने हमें फिर 1 बजे फोन करके कहा कि कोई जरूरत नहीं आने की, तो हम खान की बहनों को अकेले तो नहीं छोड़ेंगे जब वो कहेंगी, क्योंकि वो रोक देती हैं। अब लोगों को ये बात समझ नहीं आती, लोग फिर सोशल मीडिया पे शुरू हो जाते हैं, फिर गुफ्तगू रोक देती है, कहती है तुसी ना सिर्फ साढ़े नाल करो, सानू आप कर लेते। तब भी उन्होंने हमें 4 बजे तक रोकी रखा और नहीं आने दिया। इसके बावजूद हमने बंदे वहां पे पहुंचा दिए जो फिर बाद में रुके भी सही और गिरफ्तार भी। पिछले दिनों शेर अफजल मर्द साहब ने ये कहा और फिर पीएमएलएन के लोग भी ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब खुद अलीमा खान साहबा से मिलना नहीं चाहते, और शेर अफजल मर्द साहब ने उसकी वजह ये बयान की कि वो पार्टी के अंदर फिर इंटरवीन करना शुरू कर देती हैं। और पीएमएलएन के वज़रा का ख्याल यह है कि शायद कोई इंटरनल रिफ्ट है इमरान खान साहब की अहलिया और इनके दरमियान, इस वजह से इमरान खान साहब मिलना नहीं चाहते। ये सारी चिट चैट फजूल किस्म की गुफ्तगू है, ये मारते हैं। ये नून लीग वाले कौन होते हैं हमारे मामलात के ऊपर तबसरा करने वाले, और इनको क्या है और कैसे है? ये दिस इज नॉनसेंस, स्टूपिड बात है। मैं इसका क्या जवाब दूं? सही है सर, ये बताएं कि अब क्या प्लान्स क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, क्या होने जा रहा है इधर? देखें सर, हमारे लिए तो इमरान खान की रिहाई इसके अलावा कोई टॉप एजेंडा कोई नहीं है, और उसके कानूनी रास्ते हैं। चीज़ें बिल्कुल सुस्त रवि वाले पास चलेंगी हैं, तो ये चीज़ों को शदीद रिएक्शन की तरफ भेज रहे हैं। लास्ट टाइम जब लोग यहाँ आए थे तो उन्होंने कत्ल किया था, उसके बाद जो है वो चीज़ों को हमने कानून के
हिसाब से और खान की डायरेक्शन के मुताबिक लेके चलने की कोशिश की, मगर अगर ये इसी तरीके से इंसाफ के उसूल को रोकने की कोशिश करेंगे तो रिएक्शन जो है वो अनस्टॉपेबल हो जाएगा। तो हर दफा आप जो है इस तरह कताल तो नहीं कर सकते और उस तरह हजम करने की कोशिश तो नहीं कर सकते ना। अभी तो पिछला भी हजम नहीं हुआ, वो तभी इंसाफ होएगा, इंसाफ देना पड़ेगा 26 मासूमाना। सर इमरान खान साहब के केसेस एक इंजमात का शिकार हो चुके हैं, अदालतों में लंबी तारीखें पड़ रही हैं, जो अपीलें हैं अब वो एक अपील उनकी अगरचे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगी तो है 30 तारीख के लिए अलकादे ट्रस्ट वाली 190 मिलियन पाउंड वाली, लेकिन बाकी बहुत सारे उनके केसेस हैं जिस पर लंबी लंबी तारीखें पड़ रही हैं और अमली तौर पर वो मुंजमद हो चुके हैं। आपकी डिमांड ये है कि इमरान खान साहब ने रिहा होना है तो बातचीत के जरिए नहीं बल्कि अदालतों से रिहा होना है। अदालतों में चीज़ें बिल्कुल स्टॉप हो चुकी हैं, तो इमरान खान की रिहाई के इम्कानात आपको दिन ब दिन कम होते नजर नहीं आ रहे सर? नहीं जी, मैं ऐसा नहीं कहूँगा सर। हम तो इस उम्मीद से हैं कि जो भी एफर्ट थोड़ी ज़्यादा जहाँ भी हो रही हैं, अल्लाह ताला उनके सदके जो है वो जल्दी खान साहब को रिहा करेगा। मायूसी की आप तो बिल्कुल ही सानू उस पासे ले जाते हुए जितने तो समझते हो कुछ भी नहीं होएगा, कैसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होता। आप उस दिन परेशान होइएगा जिस दिन हमारे बंदों ने दिल छोड़ दिया या लड़ाई छोड़ दी। हमारे बंदे अभी तक खड़े हैं, लड़ रहे हैं, हर कोई अपनी कैपेसिटी के मुताबिक परफॉर्म कर रहा है। कोई बोल सकता है, कोई जा सकता है। आज एक खबर जो है वो आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs के हवाले से अखबार में लगी है, जिसमें कहा गया है कि 4 महीने के अंदर केसेस को कंक्लूड करने के हवाले से काफ़ी MNAs परेशान हैं, क्योंकि 4 महीने के अंदर अगर 9 मई के केसेस का फैसला हो जाता है तो उनको अपनी MNA-शिप से हाथ धोना पड़ेंगे। तो क्या ऐसी फिक्रमंदी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर लायक है? नहीं, ऐसी कोई परेशानी लायक नहीं है। और अल्लाह ताला ने देखें, वो कारसाज तो अल्लाह ताला की ज़ात है और कोई भी नहीं है। अल्लाह ताला ने इमरान खान के वसीले से और उसके सदके हम सबको MNA MPA जो है वो बनाया है। तो जो आपको मंजूर होगा कि ये डिस्क्वालिफिकेशन होनी, असी घर जाना तो खुशी नाल जाना चाहिए। ये विच सानू कोई तरला परला करन दी या रोण धोण दी लोड़ नहीं है। सो मीट व्हाटएवर विल हैपन, तो असी उन्हें फेस करांगे, कोई ऐसी गल नहीं। सही है। शेख साहब, मौलाना फजल रहमान साहब वाला बाप बंद हो चुका? तो सर अब वो ये है कि मिनिमम एंगेजमेंट तो हम बंद नहीं करेंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि इशू टू इशू हमारे साथ चलेंगे। तो ऑब्वियसली साडा दा प्रैक्टिकल जदोजहद ऑन ग्राउंड होगी तो मेरा ख्याल है उस इशू ते शायद साढ़े नाल ना ही टुरन। वैसे तो उनका मौक़िफ़ सामने आ गया वाज़े तौर पे। अब हम क्या कह सकते हैं? ही डजंट वांट टू बी पार्ट ऑफ अ फॉर्मल अलायंस इन ऑपोजिशन, दो वी वांटेड अवर अलायंस, अ ग्रैंड अलायंस खान साहब के विजन के सर। ये चैप्टर तो पर बंद हो चुका ना, अब आपने जो करना है मौलाना फजल रहमान के बगैर ही करना है, ये क्लैरिटी तो आ गई। जिस तरह सर पहले दसो ना, तो पहले भी तो असी मौलाना साहब के बगैर ही करते रहे। पहले नहीं, आप पिछले 3 महीने से नहीं कर रहे थे ना। आप शेख साहब कह रहे थे कि जी अब हमें अलायंस का इंतजार कर रहे हैं, अलायंस बनेगा, उस अलायंस के प्लेटफॉर्म से करेंगे। 3 महीने नहीं कर रहे थे कि खान साहब ने असद कैसे के जिम्मे काम लगाया था ना, और वो चाहते थे, खान साहब की ख्वाहिश थी कि इकट्ठा होके, खान साहब की ख्वाहिश थी। दूसरी बात यह है कि 26 के बाद 14 बंदों का कत्ल हुआ, 150 बंदा बुलेट वुंडेड मौजूद है। हमारे आखिरी बंदे जेल से कल उनकी रोककारें जारी हुई है, वो उस वक्त 26 के पकड़े हुए। यार क्या आप तहरीक इंसाफ वालों को रिपोर्ट समझते हैं? आपका क्या ख्याल है जब बंदे मारे जाते हैं या बंदों को गोलियां लग जाती हैं तो लोगों को री एनर्जाइज होते हुए, रीमोबिलाइज होते हुए उस पर कोई टाइम नहीं लगता? ना की पत्थर दे बंदे समझी बैठे हो तुसी, इन्हां दी फैमिली या बंदे शंदे कोई नहीं पीछे बैठे हुए। जो 26 का वाकया है वो कितना बड़ा वाकया है, उसके बाद तो पार्टियां तितर बितर होकर तबाह हो जाती हैं। मगर ये तरीके इंसाफ ही है कि इतनी बड़ी ब्लो जो है और इतना बड़ा नुकसान कत्ल कराने के बाद भी यूं की तूं खड़ी, एक बंदा नहीं तोड़ सके हमारा, उसके बावजूद भी तो सानू कुछ इंसान होने का भी कुछ थोड़ा जहा मार्जिन दे। ठीक है, बिल्कुल सही है सर। शेख साहब, ये वैसे मार्जिन तो जाहिर है हम मार्जिन देने या ना देने वाले कौन होते हैं, लेकिन हम तो आपसे सवाल आप ही की दी गई तारीखों के मुताबिक करते हैं, क्योंकि आप ही बार बार ये कहते रहे कि ईद के फौरन बाद तहरीक चलेगी, तो अब ईद के बाद अगली ईद भी आने वाली है, तो इसलिए हम सवाल कर रहे हैं। सर मैं आपको बताता हूँ, लोगों ने उस वक्त मिसलीड किया ना, क्योंकि कई दफा लोग इन्फॉर्मेशन अद्धी मुड़ी इन्फॉर्मेशन तो पूरा बयानिया क्रिएट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, खान साहब की बुनियादी इंस्ट्रक्शन ही यही थी कि आप भाई ऑपोजिशन अलायंस, आप जो खान का 3rd लास्ट अगर मैसेज देखें तो उसमें खान साहब ने वाजे कहा था, जो मैंने इशू किया था 2nd लास्ट, कि भाई आप फौरी इन एफर्ट्स को कंक्लूड करें, ये जो ऑपोजिशन अलायंस वाली है, और फिर लाएमल का ऐलान करें। क्योंकि खान साहब ने उस फुट के ऑन ग्राउंड लाएमल को ऑपोजिशन के ग्रैंड अलायंस से नथी किया हुआ था, खान साहब ने किया हुआ था। इसका हमारा क्या कसूर है, मुझे बताया।
सही है सर। ये उसमें बताएं असद कि कैसर साहब चलिए ने और उनकी टीम ने पूरी हिम्मत मारी है। मेरी गल सुनो, जी जी ਅਸੀਂ 26 ਤਰੀਕ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਰਲਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਬੰਨੇ, ਉਹ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਵੀ गवर्नमेंट ਅਸੀਂ ਕੀ करिए। लेकिन उन्होंने डाली आपके ऊपर ये चीजें। वो कहते हैं जी बात बनने लगती है तो कोई बयान दे देता है, कोई शौकत यूसुफजई साहब ने बयान दे दिए, कोई अली अमीन गंडापुर साहब ने बयान दे दिए, तो देखें ना जी इस तरह तो नहीं होता। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी तरफ से बराबर कई जगहों पे तो पहल होती रही है। खान साहब की जात के हवाले से मतलब है कि कामरान मिर्जा साहब गुफ्तगू करते रहे, और तो छोड़ें इवन इस नेगोशिएशन के दरमियान उस पर हमने रिएक्शन भी देने की दिया, मगर हमें पार्टी में इन लोगों ने कहा कि नहीं अली तुसी रिएक्शन ना दो, आप काम खराब ना करें। अली अमीन गंडापुर के अपने जिले के हवाले से कुछ चीजें थी जो मौलाना साहब की कंसर्न्स थी, वो उसने कहा कि जो खान कहेगा जैसे कहेगा कर देंगे, मौलाना साहब जैसे राजी होते हैं वैसे कर दें, और इससे ज्यादा क्या करके दें। मौलाना साहब का अपना इस स्टेटमेंट से पहले का बयान है कि ये बयानात जो दोनों तरफ से आ रहे हैं इससे बड़ी पिक्चर पे कोई असर नहीं पड़ेगा, मौलाना साहब ने खुद कहा। सही है सर। ये चलिए ये तो आपने बहुत क्लैरिटी से कह दिया कि मौलाना फजल रहमान से बस इशू चीजें उनसे डिस्कस होती रहेंगी, लेकिन जो जी वो कह रहे हैं, जी वो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, वो कह रहे हैं कि आपके साथ होती रहेंगी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म से जो अचकज़ई साहब ने तजावीज़ दी हैं, जिसमें वो तीन बातें उन्होंने आपके सामने रखी हैं कि स्पीकर के खिलाफ आप अदम एतमाद लेकर आएँ, कायमा कमेटियों से बाहर आ जाएं, या फॉर्म 45 की अपनी असम्बलियाँ क्रिएट करें, अपना स्पीकर बनाएं, अपनी कैबिनेट बनाएं, एक पैरेलल असम्बली क्रिएट करें। बहुत जबरदस्त किस्म की वो है, मैं समझता हूँ बहुत जबरदस्त किस्म की सजेशंस हैं। बिल्कुल अदम एतमाद भी करनी चाहिए और इन कमेटीज में से भी बाहर आ जाना चाहिए, बिल्कुल आ जाना चाहिए, वो ठीक कह रहे हैं, मगर ऑब्वियसली दिस इज नॉट फॉर मी टू डिसाइड। ये हमारे जो लोग उसके अंदर बैठे हैं तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान में, वो इस चीज को फॉर्मली करके खान साहब तक पहुंचाएं, खान ये डिसाइड करे तो हम सब हाजिर हैं। मेरी इसमें कैपेसिटी में पूछते हैं जी, लेकिन शेख साहब उसमें मेरी इतला ये है कि असद कैसर साहब ने को 2-3 दिन का टाइम मांगा था महमूद अचकज़ई साहब से आज से चंद दिन पहले, और कहा था कि इसको हम अपनी पॉलिटिकल कमेटी में और कोर कमेटी में रखने दें, वहां पर हम डिस्कस करके आपको इसका जवाब देंगे। ये क्या आपके ऑफिशियल फोरम्स पे रखा गया है, इस पर डिस्कशन पार्टी के अंदर हुई है या नहीं हुई, कोई जवाब अभी तैयार हुआ है इसका? नहीं सर, असद कैसर साहब की तरफों ये फॉर्मली साढ़े सामने नहीं रखा गया। कल रात को भी पॉलिटिकल कमेटी की और कोर कमेटी की मीटिंग थी, खान साहब के रिलीज के हवाले से लंबी उस पर चीजें जो है वो डिस्कस हुई हैं, बट दिस वाज नेवर पुट बिफोर द पॉलिटिकल कमेटी एज एन एजेंडा। सो इसका मतलब यह है कि अभी फिर असद कैसर साहब इस मामले को में कोई, या आपकी जमात जो है वो बहुत जल्दबाजी नहीं दिखा रही है, या उसको कोई ज्यादा अहमियत नहीं दे रही इन चीजों को? नहीं, अहमियत तो वो हमारे अलायंस के पार्टनर हैं और उनका बड़ा एहतराम है अचकज़ई साहब का, हमारे सदारती उम्मीदवार भी थे, तो ये बात नहीं है कि हम उनकी बात को अहमियत नहीं देते। हो सकता है वो किसी मसरूफियत की वजह से चीजें सामने ना रख सके हो, तो कोई बात नहीं, कल अगली मीटिंग में आ जाएगी, नो इशू। सर इन तीन में से अगर कोई एक चीज आप सबसे ज्यादा काबिल अमल समझते हैं कि ये चीज जो सा है वो सबसे ज्यादा काबिल अमल और सबसे ज्यादा मौसर है, वो कौन सी है आपके ख्याल में, जाती राय आपकी? कल सुबह कमेटियों से बाहर आ जाए। तो इसकी जगह तो फिर वो अपनी कमेटियों में लोग बिठा देंगे तो कमेटियां तो चलती रहेंगी, इससे क्या फर्क पड़ेगा सर? ऑलरेडी उनकी मेजॉरिटी है तो उनकी हुकूमत के अलायंस की, वो अभी भी अपनी मर्जी से चला रहे हैं। लेकिन सर आपको ये तो पता है ना कि जब आप असेंबलियों से भी बाहर आ जाएंगे तो वो ऐसे ही चलाते रहेंगे ईवान। मेरी बात सुने सर, देखे ना, फिर पार्लियामेंट्री ओवरसाइट के अंदर तो हमारा ब्लेम नहीं ना आता ना, अब तो जो गंद होगा उसमें हमारा ब्लेम आता। देखें ह्यूमन राइट्स कमेटी का चेयरमैन कौन है? साहबजादा हामिद रजा साहब, अपनी तरफ से इन्होंने COD के मुताबिक आपको वो कर दिया, अब उनको ये मीटिंग नहीं करने देते। ह्यूमन राइट्स इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू, और ह्यूमन राइट्स कमेटी का चेयरपर्सन कौन है? SIC PTI, ठीक है जी, मगर उसका सेक्रेटरी जो है वो चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी को कहता है जी कि मैंने बड़ा प्रेशर है, तो मैंने या तबादला करा दो, तो मैं वो मीटिंग ही नहीं बुलांदा, मिनट्स नहीं करता, उस पर अमल दरामद नहीं करता, वो चेयरमैन बन के भी चेयरमैन। लेकिन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी तो इफेक्टिवली चल रही है सर। वो फिर नहीं छेड़ते, जुनेद साहब नहीं छेड़ रहे होने, मगर साहबजादा हामिद रजा, इसलिए PTI का इशू पब्लिक अकाउंट्स तो नहीं है ना, PTI का इशू तो ह्यूमन राइट्स है ना। औरतें उठाई जा रही हैं, कल भी जिम्मे सनम जवेद में चुके लै गए ने, बंदे मार रहे हैं, कुट रहे हैं, आज भी जरा रोका है, ये भी तो ह्यूमन राइट्स ही है ना जी, कैदी से मिलना भी ह्यूमन राइट ही। आज जो अलीमा बाजी को रोका है तो ह्यूमन राइट्स वाले को बुला लेना चाहिए, IG को भी और सबको भी, मगर वो मीटिंग नहीं होल्ड करने देते। सोचो ये मेरी बात सुने, जिस वक्त
मतलब है कि मुशर्रफ का भी टाइम था, लोग आते रहे हैं, इट्स नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, और वो काम करता है। ये पहली दफा हो रहा है कि ह्यूमन राइट्स कमेटी तो इजलास ही ना करन, पूछो ना किस दिन साहब ने बुला के तुसी जो ह्यूमन राइट्स के चेयरमैन हो तो की कीता जाए तक वो बेचारे ने इजलास ही नहीं करन देंदे, दसो की करिए। सही है। और आपके ख्याल में इनमें सबसे आखिर में करने वाला काम स्पीकर साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेकर आना है? हाँ बिल्कुल ऐसे ही। सही है। बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम साहब, सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे साथ मौजूद थे। ये नाज़रीन आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।